अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण बुक से हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड, और इसके अंदर जो है टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन का ना स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अब देखिए, इससे पहले हमने ना अमाइनो एसिड के बारे में पढ़ा था, जो कुछ भी पढ़ा था, और अब जो हम पढ़ेंगे वो सारा का सारा पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहले प्रोटीन की स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो प्रोटीन के अंदर ना 4 स्ट्रक्चर्स हमें मिलती हैं जो हम बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो 4 स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, अब प्राइमरी स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, उसे हम कहते हैं कि दैट इज लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड, यानी अमाइनो एसिड ऐसे जुड़ते जाएंगे और एक मतलब सीधी कतार बन जाएगी, तो उसे हम लीनियर स्ट्रक्चर या प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर क्या है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शियरी स्ट्रक्चर वगैरह का जो है ना, वो मैं आपको बताती रहती हूँ, लेकिन उससे पहले ना ये फिगर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। इसे देखते हैं। देखिए, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर देखें, सारे अमाइनो एसिड सीधे सीधे जुड़े और ये एक सीधी कतार बन गई। ठीक है, लाइन बन गई। फिर अब जब ये लाइन जो है, इसने जैसे हमारे घर में हमारे पास एक रस्सी हो, तो उस रस्सी को भी अगर हम सीधा बिछाएंगे तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी। फिर उसको ऐसे थोड़ा गोल गोल करते जाएंगे या 2 डायमेंशनल करेंगे, जैसे ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद उसको हम लोग जब 3 डायमेंशन में ले जाएंगे ना, यानी इसको एक गुच्छा बन जाएगा उस रस्सी का, तो उसको हम कहेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर, क्योंकि उसमें 3 डायमेंशंस आ जाएंगी, लेंथ भी, विड्थ भी और हाइट भी आ जाएगी। तो उसको एक गुच्छा बनाना है हम लोगों ने। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, ज़मीन पे रख के और उसको ऐसे ऐसे गोल गोल करना है रस्सी को, तो वो 2 डायमेंशंस में जाएगी, लेंथ और विड्थ के अंदर। और यहाँ पर हमने क्या करना है, उसका गुच्छा बना देना है, तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, 3 डायमेंशंस में। और यहाँ से प्रोटीन हो जाती है फंक्शनल। ठीक है, फंक्शनल प्रोटीन जो होती है ना, वो टर्शरी स्ट्रक्चर के आने के बाद ही जो है, सो अगर काम कर रही है अगर इंडिविजुअली, तो वो फिर टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर प्रोटीन काम करने वाली बन जाती है। लेकिन अगर 1, 2, 3, 4 टर्शरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपस में मिलकर फिर काम कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं कि वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो जाता है। उसमें देखें, एक टर्शरी, दूसरा टर्शरी, ठीक है, ये 4 टर्शरी स्ट्रक्चर्स मिलकर और फिर ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बन गया, और ये हमें हेमोग्लोबिन में देखने को मिलता है। तो यहाँ तक हमें प्रोटीन जो है वो फोल्ड हो के तमाशे दिखा रही थी और ये स्ट्रक्चर्स बना रही थी। और लेकिन यहाँ पर ना डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर्स होंगे, वो आपस में मिलेंगे आकर, और फिर मिलने के बाद जो सब यूनिट्स होंगे ना इनके टर्शरी स्ट्रक्चर के, वो पूरा का पूरा एज अ फंक्शनल यूनिट होगा। ठीक है, तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर देख लिया हम लोगों ने यहाँ से बुक से। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर और टर्शरी स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो मैं आपको बताती जाती हूँ। देखिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये है कि जो है ट्विस्टिंग हो जाती है पॉलीपेप्टाइड चेन की। अब देखें, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में क्या डिफरेंस है वो भी नीचे है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर जो है ना, प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसमें क्या होगा कि उसमें जो है ना एक ट्विस्टिंग आ जाएगी, वो मैं आपको बता चुकी हूँ, ऐसे गोल गोल घूमने लग जाएगी। फिर टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या है कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट में चली जाएगी वो, और फंक्शनल भी हो जाएगी। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो है सब यूनिट्स होंगे ना, वो आपस में बहुत सारे कंबाइन करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ना देखें, बताया हुआ है, एक बहुत अच्छी मिसाल दी हुई है कि जैसे हमने एक सिर्फ दीवार खड़ी की, तो दीवार जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। फिर दीवार को हमने, एक दीवार थी तो उसके साथ दूसरी दीवार खड़ी की, तो दूसरी दीवार जब आई 2 डायमेंशंस में गया, तो दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर हमने 3 दीवारें खड़ी की, 3 दीवारें खड़ी करके और चौथी मतलब कमरा बना लिया हमने। ठीक है, कमरा जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर है। और फिर बहुत सारे कमरे हमने मिलाकर और एक घर बना लिया, तो दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये बहुत अच्छी मिसाल दी हुई है। फिर बताया हुआ है कि जो है ना, प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में डिफरेंस है। तो प्रोटीन ये होता है कि देखें, अगर 50 से ज़्यादा अमाइनो एसिड आ जाएंगे ना कतार में, तो हम उसे कहेंगे कि वो एक प्रोटीन बन गई है, और अगर 50 से कम है तो हम कहेंगे वो पॉलीपेप्टाइड है। अब ये है कि ये ना बहुत कंट्रोवर्शियल फिगर है। कहीं पर ये कहा जाता है कि 100 अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड होती है और 100 के बाद प्रोटीन बन जाती है। तो कंट्रोवर्शियल फिगर्स कहीं पर इतनी आती नहीं है, तो आप इस पे तवज्जो ना दें तो बेहतर रहेगा। फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। देखें, अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर यहाँ से जितना आगे आने वाला है उसमें आप पेप्टाइड बॉन्ड बेशक पढ़िए, लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर की डिटर्मिनेशन होगी, ये सारे ना असेसरी टॉपिक्स हैं, इतने ये इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही कहीं पूछे जाते हैं ये, लेकिन फिर भी मैं करवाऊंगी क्योंकि मैंने सारा करवाना है, ऑब्वियस सी बात है। तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट रहेगा, लेकिन इसके ऊपर अपना वक्त, मेहनत, ये चीज़ ज़ाया करके कुछ मिलना नहीं है। प्राइमरी स्ट्रक्चर को अगर देखें तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में ये है कि देखें, प्रोटीन कैसे बनती है। पहले डीएनए है, डीएनए से बनेगा एमआरएनए, एमआरएनए से फिर वो एमआरएनए आएगा राइबोसोम में, वहाँ पे ट्रांसलेशन होगी और बन जाएगी प्रोटीन। तो यहाँ पर ना यही सब बताया हुआ है कि डीएनए से जो है डीएनए की जीन्स की सीक्वेंस होती है, उनसे फिर बाद में आगे चल के एमआरएनए बनेगा। एमआरएनए के जब राइबोसोम में जाके लगेगा तो वहाँ पे करस्पॉन्डिंग टीआरएनए उनके अमाइनो एसिड्स लेकर आएंगे और इस तरीके से प्रोटीन बन जाएगी। तो ये होगा कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है ना, उससे हमें देखें, प्राइमरी स्ट्रक्चर से हमें सीक्वेंसिंग पता लगती है। तो हमें ये पता लगता है कि ये सीक्वेंसिंग किस प्रोटीन को बनाएगी
और वो प्रोटीन कौन सा फंक्शन करेगा, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर देख के हम बता सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, अब क्या है कि जो है ना वहाँ पर जो है अगर प्रोटीन की सीक्वेंसिंग के अंदर अगर कोई गलत अमाइनो एसिड आके लग जा रहा है तो उसकी वजह से बहुत सारी जेनेटिक डिजीजेज हो जाती हैं। ठीक है, सिर्फ अमाइनो एसिड के एबनॉर्मेलिटी की वजह से, और वो एबनॉर्मेलिटी सीक्वेंसिंग जो जेनेटिक कोडॉन है उनकी सीक्वेंसिंग में भी चेंजिंग की वजह से हो सकती है। तो ये कि प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम लोग एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह जो है ना उनको पता लगा सकें। फॉर एग्जाम्पल देखें, सिकल सेल एनीमिया है, एक बंदे को सिकल सेल एनीमिया है, हमने क्या किया कि उसकी जो है ना हेमोग्लोबिन की सीक्वेंसिंग देखी, जो पॉलीपेप्टाइड जो उसमें 4 ग्लोबुलर चेन्स है ना उनमें, तो उसमें हमें पता लगा कि भाई ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन लगा हुआ है 6 पोजीशन पे। तो ये सब हमें पता है, लेकिन ये किसी ने तो इब्तदाई तौर पे पता किया होगा ना, तो उसने भी उसमें से सारी में से सीक्वेंस बनाई होगी, फिर सीक्वेंस में से पता लगाया होगा कि सीक्वेंस में नॉर्मल सीक्वेंस में कौन से अमाइनो एसिड होते हैं और यहाँ पर क्या चेंजिंग आई हुई है। तो यही है कि सीक्वेंस हम इसीलिए पता लगाते हैं ताकि उनमें किसी भी किस्म की चेंजिंग की वजह से जो बीमारी होती है हम उसका पता लगा सकें। ठीक है, अब पेप्टाइड बॉन्ड का बताया हुआ है, तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है ना सुपर इजी चीज़ है, इसको आप पढ़ें। पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, देखें दो अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो उनके बीच में ना एक बॉन्डिंग बनेगी। ठीक है, उसे वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब पेप्टाइड बॉन्ड तो हम उसे कहते हैं, लेकिन उसकी नेचर वाइज जो है ना वो कोवेलेंट होगा। ठीक है, कोवेलेंट होगा। फिर उसके बाद ये है कि जो है ना मतलब ये वैसे ये जैसे दो ईंटों के दरम्यान में हमने सीमेंट लगा दिया तो ये पेप्टाइड बॉन्ड है, दो अमाइनो एसिड के दरम्यान में लग गया। अब बनता कैसे जो ये पेप्टाइड बॉन्ड है वो बनता इस तरीके से है कि दो अमाइनो एसिड होते हैं ना उनको हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि अमाइनो ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे आता है। देखिए यहाँ पर देखें आप, ये अमाइनो ग्रुप लेफ्ट साइड पे आया हुआ है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो राइट साइड पे गया हुआ है। तो इस तरीके से एक अमाइनो एसिड को रखेंगे, दूसरे को भी हम इस तरीके से ही रखेंगे। और सॉरी फिर उसके बाद ये होगा कि जो एक फर्स्ट अमाइनो एसिड होगा उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और सेकंड अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप होगा। यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर से 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर से 1 हाइड्रोजन, ठीक है, ये निकल के वाटर के फॉर्म के अंदर निकल जाएंगे और बाकी नीचे देखें क्या बचा। यहाँ पर क्या बचा, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर से निकलेंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ से निकलेगा 1 ऑक्सीजन। ठीक है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन वाटर निकल जाएगा और यहाँ पर एक जो है ऑक्सीजन रह गई और यहाँ पर जो है 1 हाइड्रोजन रह गया। ठीक है, ये पहले गलती कर दी थी तो यहाँ से सिर्फ 1 ऑक्सीजन जाएगी। ठीक है, वाटर निकल गया। अब देखें ये बन गया, ये डाइपेप्टाइड लिखा हुआ है, यानी 2 अमाइनो एसिड आपस में मिलकर और डाइपेप्टाइड बनाएंगे। ठीक है, अब डाइपेप्टाइड जो है ना बज़ाहिर हमें ऐसा लगता है कि 2 पेप्टाइड बॉन्ड हैं, यानी 2 अमाइनो एसिड मिले पेप्टाइड बॉन्ड से, तो उसे हम कहते हैं डाइपेप्टाइड स्ट्रक्चर। अब डाइपेप्टाइड लगता है कि 2 पेप्टाइड बॉन्ड हैं, लेकिन जो डाइपेप्टाइड है ना वो असल में अमाइनो एसिड की क्वांटिटी बताता है हमें। ठीक है, यानी 2 अमाइनो एसिड हैं, एक पेप्टाइड बॉन्ड है और डाई मतलब 2 अमाइनो एसिड और एक पेप्टाइड। ठीक हो गया। वैसे ही आप समझ सकते हैं अगर ट्राई पेप्टाइड होगा तो 3 अमाइनो एसिड होगा और जितने अमाइनो एसिड होंगे उनमें से एक कम बॉन्ड होगा, तो 3 अमाइनो एसिड ट्राई पेप्टाइड और उसमें से एक कम यानी 2 पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये चीज़ अपने जहन में थोड़ी रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये है कि यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरीके से बनता है। ठीक है, वही बताया कि अगर 10 डेकापेप्टाइड है तो डेकापेप्टाइड मतलब 10 अमाइनो एसिड और 10 में से एक कम करेंगे तो 9 पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये कभी कभी गिनती आ जाती है क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसे देख लीजिएगा। अब बताया हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक बताई हुई है पेप्टाइड बॉन्ड की। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो रिजिड प्लेनर विद पार्शियल डबल बॉन्ड इन कैरेक्टर। अच्छा, डबल बॉन्ड इन कैरेक्टर कैसे हुआ, हमने तो देखा था कि सिंगल बॉन्ड बना हुआ था, तो पार्शियल डबल बॉन्ड इन कैरेक्टर कैसे हुआ, और उसके अलावा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन का भी लिखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें ना क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये है अमाइन जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड है ना वो है, ये है एक अमाइनो एसिड उसका एक अल्फा कार्बन और ये दूसरा अमाइनो एसिड है उसका अल्फा कार्बन, फर्स्ट कार्बन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सेकंड कार्बन का अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अब देखिए ये बॉन्ड बनता है तो हमें पता है कि नाइट्रोजन जो है ना उसके पास 5 होते हैं ना उसके पास वैलेंस शेल के अंदर, तो ये 1 2 3 वैलेंसी जैसे और एक लोन पेयर इसके पास आ जाएगा। तो ये लोन पेयर जो है ना ये डीलोकलाइज होता है, यानी ये शिफ्ट करता रहता है। तो ये क्या करेगा, ये शिफ्ट करेगा कार्बन के ऊपर दूसरे अमाइनो एसिड के। यहाँ पे देखें, अब जब कार्बन के ऊपर आएगा तो कार्बन तो सिर्फ 4 वैलेंसी सेटिस्फाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पे लोन पेयर भी आ रहा है, तो ये क्या करेगा इस वजह से कि यहाँ पे ना पार्शियलिटी आ जाएगी, इस बॉन्ड के अंदर ना पार्शियलिटी आ जाएगी, आधा ये बॉन्ड हो जाएगा आधा ये बॉन्ड हो जाएगा। देखें आधा आधा बॉन्ड हो गया। अब देखें 1 2 3 और आधा आधा मिला के 1 तो 4 वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, यानी पार्शियलिटी आ गई सिर्फ एक लोन पेयर की शिफ्टिंग की वजह से। लोन पेयर इस तरफ चला जाता है कार्बन की तरफ, और फिर क्या होगा कि यहाँ पर ना जो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड था ना ये टूट जाएगा, यानी ऑक्सीजन क्या करेगा इस डबल बॉन्ड को तोड़ के ये नाइट्रोजन वाला लोन पेयर खुद ले लेगा और ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और कार्बन के दरम्यान में बन जाएगा। तो ये देखें कि ये लोन पेयर जो है ये यहाँ से चला गया ऊपर, ये यहाँ आ गया, और उसके अलावा जो है बीच में इनके यानी ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पर और ये लोन पेयर चला गया वहाँ पर। तो ऑक्सीजन पे इसीलिए नेगेटिव चार्ज आ गई और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गई। इसका मतलब ये है कि ये जो डीलोकलाइज इसके पास जो है ना लोन पेयर होता है ना, ये सारे में ऐसे घूमता रहता है जिसकी वजह से पार्शियलिटी आ जाती है। तो ये देखें डबल बॉन्ड हो गया।
और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन का बताया हुआ है। तो देखें डबल बॉन्ड जब बीच में आता है ना, तो उसके बाद जो हमारे आइसोमर्स होते हैं सिस ट्रांस, ठीक है, वो हमारे बनते हैं। तो यहाँ पे देखें ट्रांस वो होता है जिसमें दो ग्रुप अपोजिट साइड पे होते हैं, तो इसमें कार्बन दो अपोजिट साइड पे हैं, ठीक है। और अगर सिमिलर साइड पे होंगे कार्बन तो दैट इज सिस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये ट्रांस। अच्छा, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर हमने देख लिया था कि किस तरीके से जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, उसके अलावा ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होती है। फिर उसके बाद ना ये बताया हुआ है कि फिजियोलॉजिकल पीएच के ऊपर ना ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये अनचार्ज होता है, और उसके अलावा अगर जो है ना पीएच चेंज होगी तो उसके हिसाब से जो है टर्मिनल्स होंगे इसके। जाहिर सी बात है, एक पेप्टाइड चेन है ना, तो उसकी टर्मिनल्स होंगे, एक कार्बोक्सिल टर्मिनल होगा, एक नाइट्रोजन यानी कि अमाइनो टर्मिनल होगा। उसके टर्मिनल्स के ऊपर कुछ कुछ चार्जेज आ जाती हैं पीएच के चेंज करने की वजह से। तो फिर उस पेप्टाइड को हम लोग कहते हैं कि पॉली इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, यानी उसमें बहुत सारे चार्जेस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। अब ये बिल्कुल उस तरीके से ये कि जैसे मैंने आपको अमाइनो एसिड का बताया था कि अमाइनो एसिड जो है अपनी आइसोइलेक्ट्रिक पीएच के ऊपर ज्वेटर आयन के तौर पे एग्जिस्ट करेगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और उसके अलावा अगर पीएच चेंज करेंगे तो केटायन और एनायन के तौर पे एग्जिस्ट करेगा। तो बिल्कुल वैसे ही पेप्टाइड बॉन्ड का भी होता है। अब बताया हुआ है राइटिंग ऑफ पेप्टाइड स्ट्रक्चर, तो हम किस तरीके से इसको राइट करते हैं। तो जो है ना ये है कि एन टर्मिनल जो है ये लेफ़्ट साइड पे होगा, ठीक है, और उसके अलावा जो फ्री कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होगा, जाहिर सी बात है पेप्टाइड है पूरी, तो उसमें इस साइड एन टर्मिनल होगा, इस साइड कार्बोक्सिलिक टर्मिनल होगा। तो एन और सी टर्मिनल को हम लोग एन टर्मिनल को लेफ़्ट पे लिखते हैं, सी टर्मिनल को राइट पे लिखते हैं। और उसके अलावा जो है ना ये बताया हुआ है कि उसको हम लोग रीड भी वहीं से करते हैं, यानी एन टर्मिनल वाला एंड है ना, वहाँ से रीडिंग करते हैं उसकी। कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। और जो है ना बायोसिंथेसिस भी एन टर्मिनल से ही स्टार्ट हो रही होती है। फिर शॉर्ट हैंड टू रीड पेप्टाइड। अब इसमें क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि अमाइनो एसिड्स को हम लोग उनके इनिशियल 3 लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है, या फिर सिर्फ एक लेटर से करते हैं। जैसे ग्लाइसिन में GLY तो 3 लेटर से कर लेंगे, या फिर 1 लेटर अब्रीविएशन यानी कैपिटल G कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इनको ना शॉर्ट हैंड के अंदर जल्दी जल्दी पढ़ने के लिए इस तरीके से इनको शॉर्ट कर लेते हैं। नेमिंग कैसे करते हैं पेप्टाइड की, तो नेमिंग इस तरीके से करते हैं कि जितने एक पेप्टाइड है उसमें कुछ कुछ अमाइनो एसिड डले हुए हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर है, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, फिर पीछे वाला जो है ना वो देखते हैं। देखें, एक है पेप्टाइड ये वाली जिसके अंदर हमें एक पेप्टाइड मिल जिसमें ग्लूटामेट है, सिस्टीन है और ग्लाइसिन है। तो इसको रीड करने का तरीका ये होगा कि हम लोग देखें एन टर्मिनल से रीडिंग स्टार्ट करेंगे, तो जो एन टर्मिनल से स्टार्टिंग होगी ना उनके लास्ट में जो भी आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे ईन आ रहा है सिस्टीन में, इनको हम लोग ना आइल कर देंगे, जैसे ग्लूटामाइल कर देंगे, सिस्टेनाइल कर देंगे, तो YL लगा देंगे सब क्लास में। तो ग्लूटामाइल, सिस्टेनाइल, और जो लास्ट वाला कार्बोक्सिलिक टर्मिनल के ऊपर जो लास्ट होगा ना उसको हम लोग वैसे के वैसे रख देंगे, ठीक है। ये शॉर्ट हैंड देखें एब्रीविएशन भी लिखी हुई है और 3 लेटर सिंबल भी हैं, और उसके अलावा ग्लूटामाइल, सिस्टेनाइल और ग्लाइसिन, इस तरीके से हम इसे रीड करते हैं। तो ये सारा इस पैराग्राफ के अंदर ना यही बताया हुआ था कि 3 पेप्टाइड वगैरह है तो एन टर्मिनल से हम स्टार्ट करेंगे, और YL को उनके लास्ट वाले जो होंगे ना ईन है या 8 है इनकी जगह पे हम लोग YL को रिप्लेस कर देंगे। ये सब कुछ वही बताया हुआ है। फिर डायमेंशन बताई हुई है पेप्टाइड चेन की, तो ये है कि जो 2 एडजेसेंट कार्बन होते हैं अल्फा कार्बन, उनके अंदर डिस्टेंस बताया हुआ है 0.36 नैनोमीटर का, और दिस इज़ प्योर केमिस्ट्री, तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर को ना डिटरमाइन कैसे करते हैं, मैंने आपको कहा था कि डिटरमाइन करेंगे ताकि एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह पता लगा सकें। तो इसकी डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं कि जो अमाइनो एसिड्स वगैरह है ना, मतलब उनकी क्वान्टिटी के कितने प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल एक ग्लाइसिन है तो वो कितना प्रेजेंट है, और क्वालिटी यानी कि जो है मतलब कौन कौन से अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं, और उसके अलावा सीक्वेंसिंग के पहले ग्लाइसिन है फिर एलेनिन है, या पहले एलेनिन है फिर ग्लाइसिन है, तो सीक्वेंसिंग ये सब कुछ जो है ना ये सब कुछ हम लोग मालूम करते हैं। अब मालूम कैसे करते हैं कि हम लोग ना प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड है उसका स्ट्रक्चर लेते हैं और उसके ऊपर ना 3 हम लोग मेथड्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब वो मेथड्स क्या होंगे कि क्या है कि एक ये है कि क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले डिटरमाइन करते हैं अमाइनो एसिड की कंपोजिशन को कि कौन कौन से अमाइनो एसिड हैं। फिर उसके अलावा एक तरीका ये होता है कि हम लोग प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड को छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करके फिर उस पर फर्दर अपने प्रोसीजर करते हैं। और फिर उसके अलावा ये है कि हम लोग क्या करते हैं अमाइनो एसिड की सीक्वेंसिंग को उसके बाद मालूम करते हैं कि अमाइनो एसिड तो जो थे वो हमें मालूम हो गया, लेकिन किस सीक्वेंस में डले हुए हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि ग्लूटामेट 6 पोजीशन पे होता है ना हेमोग्लोबिन के अंदर, बीटा चेन के अंदर, ठीक है। तो उसी तरीके से सीक्वेंसिंग भी तो मालूम होनी चाहिए ना, तो इस तरीके से हम लोग ये चीज़ें मालूम करते हैं। अब क्या होता है डिटर्मिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड कंपोजिशन। तो कंपोजिशन को डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे, देखें आप सिंपल देखें, प्रोटीन को या पॉलीपेप्टाइड को मैंने डाला एक सोल्यूशन में, उसको मैंने तोड़ दिया, अब वो बनी हुई अमाइनो एसिड से थी तो उसमें से अमाइनो एसिड सारे अलग हो गए, सारे अलग अलग हो गए जब मैंने उसको तोड़ा। तो फिर अब मैं उन अमाइनो एसिड्स को लेके और देख लूँगी। अब तोड़ने के लिए मैं इसमें क्या डालूंगी, मैं कोई एसिड डालूंगी, कोई एंजाइम डालूंगी, इस तरीके की चीज़ डालूंगी, और फिर जो अलग अलग हो गए तो उन्हें क्रोमेटोग्राफी के जरिए देख लूँगी कि कौन कौन से अमाइनो एसिड थे, तो अमाइनो एसिड की कंपोजिशन पता लग गई, ठीक है। अब देखें
वही चीज़ है कि हम लोग हाइड्रोलाइज करवाएंगे पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स के अंदर, और जो है ना कैसे करवाएंगे, एसिड के एडिशन करेंगे या अल्कली ट्रीटमेंट करेंगे या एंजाइम से करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बताया हुआ है कि जो है ना क्या बताया हुआ है कि अगर एंजाइम्स जो है ना उनसे जब हम लोग ट्रीट करते हैं ना तो जो स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड्स है ना वो मिलती हैं हमें रादर देन अमाइनो एसिड। तो हमें तो अमाइनो एसिड चाहिए ना यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एसिड या अल्कली का ट्रीटमेंट करवा देंगे। फिर प्रोनेस का बताया हुआ है कि ये प्रोटीओलाइटिक एंजाइम का एक कॉम्बिनेशन है, तो ये भी क्या करता है कि प्रोटीन की कंप्लीट ली हाइड्रोलाइसिस कर देता है। अब बताया हुआ है कि देखिए अमाइनो एसिड जो है वो अलग हो गया। अब हम उन्हें पता कैसे लगाएंगे कि हमें सारे अलग होकर मिल गए। अब हमें पता कैसे लगाएंगे कि कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो प्रेजेंट है। तो हम उसको क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स होंगी जो कि हम चैप्टर 14(1) में पढ़ते हैं। तो इस सबको इसलिए मैं कहती हूँ कितना मत पढ़ा करें, क्योंकि यहाँ पे आधी डिटेल होती है आधी होती नहीं है। तो बस क्रोमेटोग्राफी के जरिए हम पता लगा लेंगे, यही लिखा हुआ है। फिर बताया हुआ है डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब प्रोटीन जो है ना वो एक प्रोटीन बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके जितने पॉलीपेप्टाइड्स हैं ना उनको सबको अलग करेंगे। तो लिब्रेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड को अलग करेंगे। अब बताया हुआ है कि क्या होगा, देख प्रोटीन है उसमें बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड हैं, तो पहले पॉलीपेप्टाइड को निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ट्रीट करेंगे यूरिया के साथ या फिर ग्वानिडीन हाइड्रोक्लोराइड के साथ। ठीक है, ये क्या करेगा कि कोवलेंट बॉन्ड जो बॉन्ड होंगे ना उनको तोड़ेगा, और फिर क्या होगा कि नतीजे में जो है जो पॉलीपेप्टाइड होंगी वो सारी की सारी अलहदा होकर हमें मिल जाएंगी। और उसके अलावा जो है ना सल्फाइड को डाइसल्फाइड लिंकेजेस को, क्योंकि टर्शरी प्रोटीन अगर है जाहिर सी बात है टर्शरी होगी उसमें डाइसल्फाइड लिंकेजेस होती हैं, तो उनको तोड़ने के लिए जो है ना उसके लिए हम लोग परफॉर्मिक एसिड यूज़ करते हैं। पर अगेन इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड कैसे पता लगाते हैं कि हम लोग क्या देखें, पॉलीपेप्टाइड अब अलग होगी सॉल्यूशन में। अब हम क्या करेंगे, उसमें डेंसाइल क्लोराइड डालेंगे। डेंसाइल क्लोराइड हमने डाला, तो डेंसाइल क्लोराइड डालने के बाद ना वो क्या करेगा, वो जाके एन टर्मिनल पे अटैच हो जाएगा। जितनी पॉलीपेप्टाइड्स है ना उनमें सब में एक एन टर्मिनल होगा, उन पर अटैच हो जाएगा। और फिर वहाँ पे ना जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, अब ये कैसे करवाएंगे ना ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने लिख रखा था इतना, हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। देखिए डेंसाइल क्लोराइड है ना, ये पॉलीपेप्टाइड पूरी है, एन टर्मिनल और सी टर्मिनल से जाके अटैच हो गया। अब हाइड्रोलाइसिस करवाई हमने तो एन टर्मिनल से हाइड्रोलाइसिस होगी। ये डेंसाइल क्लोराइड के साथ साथ ये अमाइनो एसिड है ना ये अलग हो गया, क्योंकि यहाँ से टूट गया, बाकी चेन वैसी की वैसी रही, एक अमाइनो एसिड टूट गया। अब हम लोग है ना इसी तरीके से क्या करते हैं, डेंसाइल क्लोराइड डाल के हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। तो जितनी पेप्टाइड चेन्स होंगी उनकी हाइड्रोलाइसिस पर उतने ही ज़्यादा डेंसाइल क्लोराइड वाले अमाइनो एसिड मिलेंगे। तो हम लोग डेंसाइल क्लोराइड वाले अमाइनो एसिड के नंबर से पता लगा लेते हैं कि कितने पॉलीपेप्टाइड की चेन्स थी। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जो है उसके बाद क्या चीज़ है, हाँ उसके बाद है नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड हमने पता लगा लिया। फिर उसके बाद है कि अब हम क्या करेंगे कि पॉलीपेप्टाइड जो है ना उनको हम लोग छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो एंजाइम्स यूज़ करेंगे या कोई केमिकल्स डालेंगे उसमें। तो एंजाइम जो है वो यूज़ करेंगे, तो एंजाइम के अंदर क्या आएगा कि हमने एंजाइम्स में ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन ये हमने पढ़े हैं, ये प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ये पेप्सिन, इलास्टिक हम डालते हैं और फिर क्या होता है कि ये तोड़ देते हैं। अब जो ट्रिप्सिन होता है ना वो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, और ये उन पेप्टाइड बॉन्ड्स को तोड़ता है जो कि लाइसिन कंटेनिंग होते हैं या आर्जिनिन कंटेनिंग होते हैं एट द कार्बोनाइल एंड। ठीक है, कार्बोनाइल एंड के ऊपर सी टर्मिनल के ऊपर जो ये वाले अगर अमाइनो एसिड्स होंगे ना तो ट्रिप्सिन इनको तोड़ेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद है यहाँ पे कि केमिकल अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो केमिकल के अंदर आता है साइनोजिन ब्रोमाइड, इसको यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, ये भी पॉलीपेप्टाइड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, लेकिन उनको जिनके लास्ट के अंदर क्या होगा, जिनके लास्ट में मिथोनिन होगा कार्बोनाइल एंड के ऊपर, उनको तोड़ देगा ये। फिर उसके बाद है अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को डिटरमाइन करना। तो सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए इजीली यहाँ पे बताया हुआ है, एक सेंगर रिएजेंट को हम यूज़ करते हैं और एक एडमंड रिएजेंट को यूज़ करते हैं। ये हम लोग कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखें सेंगर रिएजेंट है ना, इसको भी हम लोग वैसे उसकी तरह डेंसाइल क्लोराइड की तरह डालेंगे। ये हमने डाल दिया, ये जाके जो पॉलीपेप्टाइड है उसके एन टर्मिनल के साथ अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगी तो ये इस अमाइनो एसिड को तो अपने साथ अटैच करके अलग कर लेगा, लेकिन उसके अलावा ना फ्री अमाइनो एसिड्स हमें मिल जाएंगे। तो अब इनकी इसी वजह से मतलब देखें एक अमाइनो एसिड अलग हो गया, हमने इसको देख लिया, अब हम पता लग गया कौन सा है। तो इस तरीके से हमें पता लग जाएगी कि अच्छा पहला ये था, लेकिन बाकी जितने फ्री हैं उनको तो फिर हम लोग इतना इजीली नहीं पता लगा सकते ना, तो इसीलिए हम सेंगर रिएजेंट को इतना यूज़ नहीं करते। लेकिन उसकी जगह पे हम एडमंड रिएजेंट को यूज़ करते हैं। एडमंड रिएजेंट को यूज़ करते हैं, वो भी एन टर्मिनल पर जाकर अटैच हो जाता है हाइड्रोलाइसिस के ऊपर, ये अपने साथ उस अमाइनो एसिड को अलग कर लेगा। अभी फर्स्ट अमाइनो एसिड अलग हो गया, फिर एडमंड रिएजेंट दूसरा जो है वो फिर जो बाकी चेन बची इसमें पूरी चेन टूट जाएगी, लेकिन इसमें जो बकाया चेन बची ना वो सीधी सीधी रहेगी। अब बाकी यहाँ पे फर्स्ट निकलने के बाद जो सेकंड अमाइनो एसिड होगा उसके साथ फिर जाके एडमंड रिएजेंट लगेगा, फिर उसको अपने साथ अलग कर लेगा, फिर थर्ड के साथ जाके लगेगा। तो इससे हमें डायरेक्ट सीक्वेंसिंग पता लगती है। तो सेंगर रिएजेंट के अंदर देखें ये FDNB ये लिखा हुआ है, फ्लोरोडाइनाइट्रोबेंजीन ये यूज़ करते हैं हम लोग, और इंसुलिन वगैरह का स्ट्रक्चर हमने ऐसे ही पता लगाया। और उसके अलावा एडमंड रिएजेंट के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं फिनाइल आइसो
थायोसाइनेट जो है वो यूज़ करते हैं, और एडमंड रिएजेंट इसलिए ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ठीक होता है। और साइक्लिक कंपाउंड वगैरह का कुछ रिलीज़ होता है, ये फिर वो मतलब ये एसेसरी हो जाता है, जो मैंने आपको बताया बस वही कॉन्सेप्ट है। फिर है कि सिक्वेनेटर है। सिक्वेनेटर जो है ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें हम लोग एडमंड रिएजेंट वाला जो मतलब एडमंड डिग्रेडेशन जैसे होती है ना, उस तरीके से हम लोग इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन डालते हैं, वो एक अमीनो एसिड को अलग कर लेती है, फिर दूसरे को अलग कर लेती है, तो ऐसे सीक्वेंस हमें पता लग जाती है और सारा एन टर्मिनल से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद है ओवरलैपिंग पेप्टाइड, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो पेप्टाइड होगी, पॉलीपेप्टाइड होगी, उसे हम लोग डालेंगे, ठीक है। उसमें एंजाइम या केमिकल के थ्रू जो है ना उसको एक्ट करवाएंगे, उसको डिफरेंट पोजीशन से ना क्या करेंगे कि ब्रेक डाउन कर देंगे। तो ये होगा कि अब देखें, मैंने आपको यहाँ से थोड़ा सा बताती हूँ कि ये मैंने एक पेप्टाइड डाली, तो ठीक है। अब मैंने एक बार एंजाइम डाला तो उसने यहाँ पर एक्ट किया और यहाँ पर इसको तोड़ दिया। तो जब मैंने इसके टर्मिनल्स पे देखा तो मुझे ग्लाइसिन मिला, एलेनिन मिला, और यहाँ जो ये वाला पोर्शन है इसमें थ्रेओनिन मिल गया, आइसोल्यूसिन मिल गया। फॉर एग्जाम्पल अब मैंने दूसरा एंजाइम डाला और फिर तोड़ा इसको, तो ये यहाँ से टूट गई, यहाँ से टूटने के ऊपर ग्लाइसिन और यहाँ पे लाइसिन मिल गया, यहाँ वेलिन, यहाँ जो है प्रोलीन मिल गया। तो इस तरीके से ना डिफरेंट पोजीशंस को हम लोग ओवरलैप करके और फिर इस तरीके से हम अमीनो एसिड का पता लगा लेते हैं। तो ओवरलैपिंग के अंदर जो है यही होता है, ठीक है। फिर रिवर्स सीक्वेंसिंग के अंदर क्या करते हैं कि देखें, अब ये है कि बजाय इसके कि प्रोटीन की सीक्वेंस को पता लगाएं, अमीनो एसिड की सीक्वेंस को पता लगाएं किसी एबनॉर्मलिटी के लिए, हम लोग क्या करते हैं, डीएनए की सीक्वेंसिंग होती है ना, उसको देख लेते हैं। तो डीएनए की सीक्वेंस अगर हम लोग चेक करते हैं, वहाँ पर कहीं पर किसी नाइट्रोजनस बेस की जगह पर कोई दूसरा लगा हुआ है, तो इस तरीके से फिर हमें पता लग जाता है कि अच्छा यहाँ पर कोई एबनॉर्मेलिटी आ रही है, तो इसकी बेसिस पे ये अमीनो एसिड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये बताया हुआ है कि जेनेटिक मटीरियल जो है, जो कि सीक्वेंस अमीनो एसिड को डिटरमाइन करेगा, तो हम उसको एनालाइज कर लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स को देखते हैं डीएनए के अंदर, और फिर उसके बाद जो है उनकी ट्रांसलेशन वगैरह उस तरीके से हमें पता लग जाती है कि कौन से अमीनो एसिड कौन सा न्यूक्लियोटाइड किस अमीनो एसिड के ट्रांसलेट होगा। और फिर उस तरीके से हम पता लगा लेते हैं कि इधर के यहाँ पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ पर कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो ये हो गया पूरा का पूरा डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं है, लेकिन फिर भी बस ये कि दिल की तसल्ली के लिए मैंने करवा दिया। और अच्छा, मैं सोच रही थी कि यहाँ पर ना एडमंड रिएजेंट है, इसको थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बता दूँ। तो एडमंड रिएजेंट दिया हुआ है, फिनाइल आइसोसाइनेट दिया हुआ है, ठीक है। अभी क्या करेगा कि ये एन टर्मिनल जो है इसके साथ लग जाएगा, ठीक है। और लगने के बाद जब जो है ना अपना डेरिवेटिव बना लेगा, फिनाइल कार्बामाइल डेरिवेटिव, ठीक है। और फिर जब हम इसको एसिड के साथ ट्रीट करेंगे ना, तो ये क्या होगा कि फिनाइल थायोहाइडेंटोइन जो है अमीनो एसिड, मतलब वो अलग हो जाएगा, और उसके साथ साथ हमें एक साइक्लिक कंपाउंड भी निकलता हुआ दिखेगा। तो एडमंड रिएजेंट के अंदर इस तरीके से फिर होता हुआ ये कि एडमंड रिएजेंट के अंदर एक अमीनो एसिड को वो अलग कर लेता है फर्स्ट को, फिर सेकंड वाले के साथ जाके लगता है, सेकंड को अलग कर लेता है, फिर थर्ड वाले के साथ लगता है, उसको अलग करता है। उस तरीके से हमें पता लग जाता है कि एन टर्मिनल की तरफ से जो है क्या क्या सीक्वेंसिंग थी अमीनो एसिड की। सिक्वेनेटर के अंदर भी यही होता है, जो मैंने बताया कि एडमंड डिग्रेडेशन होती है, उसी वही तर्ज होता है। और फिर बताया हुआ है कि इसके अंदर जो है 100 रेजिड्यूज़ वगैरह जो है वो आ जाते हैं। मशीन होती है जो कि अमीनो एसिड सीक्वेंस को डिटरमाइन करती है किसी पॉलीपेप्टाइड के अंदर, जिसके अंदर तकरीबन 100 रेजिड्यूज़ तक आ जाते हैं, और फिर उसी तरीके से होती है। और देखें फिर जब ये क्या होता है ना कि कोई भी रिएजेंट, या जैसे सिक्वेनेटर के अंदर एडमंड रिएजेंट ही यूज़ कर रहे हैं, ये अमीनो एसिड को अपने साथ लगाकर अटैच करके अलग कर लेते हैं, फिर दूसरे के साथ लग के उसको अलग कर लेते हैं। तो हम उसको ना फिर क्रोमेटोग्राफी होती है ना, उसके थ्रू फिर मालूम करते हैं कि अमीनो एसिड कौन सा है। यानी जब मैंने आपको बताया था कि हम लोग बड़ी पेप्टाइड्स को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ देते हैं, यानी जब हम लोग जो है ना कंपोजिशन मालूम करते तब भी हमने क्या किया था, पॉलीपेप्टाइड को हमने तोड़ दिया था। फिर अब जब वो अमीनो एसिड में टूट गई है, तो अब अमीनो एसिड को हम लोग फिर क्रोमेटोग्राफी के जरिए मालूम करेंगे कि कौन सा अमीनो एसिड है। यहाँ पर भी हम लोग फिर यही करते हैं कि लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, उसके थ्रू फिर मालूम कर लेते हैं कि कौन सा अमीनो एसिड है, ठीक है, जो हमें मिला है। और 2 घंटे लगते हैं अमीनो एसिड मालूम करने के लिए सिक्वेनेटर के अंदर। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया है। फिर इंशाल्लाह सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है ना, ये हम पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैं आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगी। ये भी मैंने डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन मेरा ऐसा कोई मूड था नहीं, क्योंकि इसमें से ये टॉपिक एसएससी टॉपिक है, यानी मैं इसको 1 स्टार टॉपिक भी नहीं कहूँगी। और मतलब ये क्या होता है कि तो पढ़ते भी नहीं है ना बच्चे, इस पर क्रॉस लगा हुआ होगा, आपने देखा होगा कहीं पीछे, तो ये क्रॉस लगा हुआ था कि ये पढ़ने वाला भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने करवा दिया, ठीक है। अब सेकंड जो है उसको हम लोग इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे, अच्छे से करेंगे। और तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।